नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के स्पेशल करंट अपडेट में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करेंगे बीते एक सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल के साथ। सवाल है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 से 5 सितंबर, 2 से 8 सितंबर, 1 से 7 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर, इन 7 दिनों के लिए मनाया गया। और अब यह देख सकते हैं कि सप्ताह पूरा होने को है। तो एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह साल में एक बार मनाया जाता है। और वह महीना कौन सा होता है? सितंबर का। और सितंबर के महीने में सप्ताह का दिन है 1 से लेके 7 तक, यानी कि ऐसे कर सकते हैं 1 से 7। तो राष्ट्रीय पोषण माह भी अब बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जा रहा है सितंबर के महीने में, लेकिन सप्ताह की बात होगी तो 1 से 7। अब बात अगर ये पूछ ली जाए कि इसकी अवधारणा पहली बार कब आई, तो 1973 में आई। मुख्य लक्ष्य था कि पोषण की जो आवश्यकताएं हैं उसको लेकर के लोग जागरूक हो सकें। उस पोषण की आवश्यकताओं से मतलब क्या है कि हर इंसान को विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। इनमें से अगर किसी भी चीज की कमी होगी तो शरीर कहीं ना कहीं दुर्बल होगा, कमजोर होगा और उसका स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति है। तो ये सारी चीजों के लिए लोग जागरूक हो सके। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो वर्ष 1982 में। ये बात याद रहे, महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार कब मनाया गया? 1982। और पोषण के लिए कौन से जरूरी तत्व हैं ये पता हो। अब उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई थी 2023 की, खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि भारत की आबादी के 74% लोग ऐसे हैं जो अपने पोषण के लिए पर्याप्त खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है। अब यहां पे याद रखिएगा, सभी के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। इस बात की जागरूकता के लिए ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7। अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय पुलिस, बीएसएफ या एनआरआई? प्रोजेक्ट नमन जो है वह संबंधित है भारत की सेना से, लेकिन भारत की सेना में वे लोग जो कि अब पेंशनभोगी हैं या पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक के जो परिवार हैं उनसे संबंधित है। लेकिन संबंधित किससे है? मुख्य रूप से भारतीय सेना से। उत्तर है ए। अब है क्या, देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर में होगा कि बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, ई गवर्नेंस की सुविधा मिलेगी। जिनको अपनी पेंशन या बैंक से जुड़ी उनकी कोई अन्य जो काम है वह उनके यहां पर पूरे होंगे। कहां पे? कॉमन सर्विस सेंटर में। और अभी सिर्फ 14 खुले हैं, लेकिन आगे और खुलेंगे। टारगेट कितना है? 200 केंद्रों का है। और कॉमन सर्विस सेंटर खोल कौन रहा है? यह भारतीय सेना के लिए है, भारतीय सेना के लोगों के लिए है। तो संबंध किससे है? भारतीय सेना, प्रोजेक्ट नमन और कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है। काम क्या है? बैंकिंग सेवाओं किससे संबंधित? पेंशन भोगी हैं उनसे संबंधित। चलिए अगला सवाल, सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, तीरंदाजी, भाला फेंक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। सुमित अंतिल का संबंध है। और पैरालंपिक में उन्होंने अभी हाल ही में पदक प्राप्त किया है। हालांकि उन्होंने कितने पदक कहां पे, किस किस श्रेणी में, किस किस श्रृंखला में प्राप्त किए हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। वो जैसे ही प्रोग्राम हम जब ये पूरा का पूरा पैरालंपिक समाप्त होगा तो उसके साथ आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप पैरालंपिक के बारे में कुछ चीजें जानिए। सुमित अंतिल ही नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अभी इस बार जो भारत का प्रदर्शन है, देखिए पिछली बार का जो हम टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक की बात करें तो 19 था भारत का प्रदर्शन, लेकिन हम अभी तो बहुत इससे कहीं आगे जा चुके हैं। इस बार हम 19 से कहीं ज्यादा पदक हासिल कर चुके हैं और अभी भी पदक की संख्या बढ़ने वाली, क्योंकि अभी दिन बचे हुए हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे सामने क्या दिखाई देता है? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि 1960 में रोम, इटली में आयोजित किया गया था पहली बार पैरालंपिक के रूप में। हालांकि इसके पहले भी आयोजन हुआ था, लेकिन वो पैरालंपिक के रूप में नहीं हुआ था। तो 1960 में हुआ कहां? रोम, इटली में हुआ। 23 देश के लोग मिले, 4 साल में आयोजित किया गया। एक समय ऐसा आया कि निर्णय लिया गया कि जहां पे ओलंपिक होता है, जैसे जहां ग्रीष्मकालीन होता है या जहां पे शीतकालीन होता है, तो उस ओलंपिक के बाद पैरालंपिक होगा। तो अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ पेरिस में, तो पैरालंपिक कहां होगा? पेरिस में ही होगा। तो ये स्पष्ट हो गई बात। अब यहां पे कुछ बातें और याद रखिएगा कि पैरालंपिक से जुड़ा, जैसे ये दिन समाप्त होगा खेलों का, पैरालंपिक का, जितने भारत ने जिस जिस श्रेणी में खिलाड़ियों ने पदक के साथ में क्या क्या उपलब्धि पाई है वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे विस्तार से। ठीक है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप डेली करंट अफेयर भी फॉलो करते रहें। हर दिन सुबह हम 10 बजे सुबह सवेरे मिलते हैं, जहां पर हम लाइव मुलाकात करते हैं इसी चैनल पर
और सवालों को, हर दिन के सवालों को कवर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप हर दिन सवालों को फॉलो करते रहें और साथ में इस प्रोग्राम को भी फॉलो करते रहें। अब चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, मास्टर कार्ड ने कौन सी नई पेमेंट सेवा शुरू करने की घोषणा की है अभी हाल ही में? पासकी, एलपीआई, एको या इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर कार्ड ने अभी हाल ही में पासकी सेवा शुरू करने की बात कही है। पासकी सेवा है क्या? अभी आप कहीं पे पेमेंट करना होता है तो ओटीपी बताते हैं या कोई नंबर आपको सेट करना पड़ता है। पासकी क्या करेगा? ओटीपी नहीं लेगा, वो आपके बायोमेट्रिक लेगा। बायोमेट्रिक में आपकी आंखें हैं, आपकी पुतलियां हैं, आपके अंगूठे के निशान हैं। तो यहां पे अब देखिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अभी हाल ही मुंबई में हुआ था और मास्टर कार्ड ने यही पे कहा कि वह पासकी, PASSKEY के द्वारा क्या करेगा? भुगतान सेवा शुरू करेगा। तो मास्टर कार्ड अपने आप में बड़ी सर्विस देने वाला एक है ही संस्था, प्लेटफॉर्म। अब यहां पे देखिए, यह कोई ओटीपी नहीं ले रहा, पासवर्ड नहीं ले रहा, ये क्या कर रहा है? यह सीधे सीधे ले रहा है आपके बायोमेट्रिक जानकारी। ठीक है, बायोमेट्रिक जानकारी लेगा, यानी कि आपकी उंगलियों से आपकी पहचान करेगा, आपके चेहरे से आपकी पहचान करेगा, आपकी आंखों से आपकी पहचान करेगा। और यहाँ पे जैसे कि अभी इसके साथ, पासकी के साथ कौन कौन जुड़ गया है इस पेमेंट सर्विस के लिए? तो पेमेंट एग्रीगेटर, जसपे, रोजर पे, पेयू, बिग बास्केट, ये बड़े प्लेटफॉर्म हैं। एक्सिस बैंक है, ये सब इससे अभी हाल ही में पासकी से जुड़ गए हैं। आने वाले समय में ये इसके साथ काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मास्टर कार्ड के बारे में थोड़ा पता रहे कि भुगतान का बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, और सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए बड़ी बात हो जाती है। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन के रूप में। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया, 1979 आया तो इसका नाम बदल के मास्टर कार्ड कर दिया गया। मुख्यालय पूछ ले तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़े भुगतान नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में। किस जगह पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो याद रहे। और इसकी पहुंच आज की डेट में देखें तो भले हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, 210 देशों में इसकी पहुंच हो चुकी है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? भारतीय सेना, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। यहां पे देखिए, किसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? भारतीय सेना का, सुप्रीम कोर्ट का, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। दो बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान रखें कहां पे हैं हम लोग। अब देखिए, प्रतीक चिन्ह जिसका भी हाल ही में अनावरण हुआ है वह है सुप्रीम कोर्ट भारत का। सही जवाब तो आपको मिल गया है, बी सही जवाब है। लेकिन वो है क्या जानकारी जो आपको जानना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष 2024 में पूरे हो गए। 1950 में 26 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो बना, एक गणतंत्र जब राज्य देश बना भारत और भारत का अपना एक संविधान लागू हुआ, उस तिथि से अगर हम आज की डेट में काउंट करें तो 26 जनवरी 1950 से 2024 में 75 साल हो गए। और इसी 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में क्या होता है? तो प्रतीक चिन्ह का अनावरण होता है झंडे के रूप में। आप देख सकते हैं नीले रंग का झंडा है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि झंडे में ऊपर की तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, नीचे की तरफ संस्कृत में यानी देवनागरी लिपि में लिखा है। क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जयः, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है। यतो धर्मस्ततो जयः, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ये है, कहने का मतलब ये है कि जहां पे धर्म है वही विजय है। धर्म से मतलब क्या है? इंसान का जो कर्म है, इंसान की जहां पे जिम्मेदारी है। तो एक न्यायपालिका की जिम्मेदारी क्या है? न्याय दिलाना। ठीक है, तो यहां पे स्पष्ट हो गया। अब थोड़ी सी सर्वोच्च न्यायालय को जान लें कि 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत के संविधान में ऐसा लिखा है, यानी कि भारत के संविधान में इसका वर्णन है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से आप देखें तो लागू है। फिर उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय अपने आप अस्तित्व में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए फ्लैग में कुछ चीजें बनी हुई हैं। भारत के संविधान की किताब बनी हुई है, अब दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे शायद दिख रहा हो। तो यहाँ पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बना है, इसी संविधान की किताब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बना है। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक चक्र बना है, इस तरह का चक्र बना है जो कि अशोक चक्र है भारत का। तो ये सारी चीजें हैं। तो सवाल बन सकता है इनमें से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के ध्वज में है या नहीं है, या क्या है या क्या नहीं है, किस रंग का ध्वज है। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे मंजूरी मिली है? अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई या इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, ब्रिक्स के लिए नहीं बात हो रही है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है। तो ब्रिक्स की स्थापना तो पहले हो गई थी, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट की स्थापना बाद में हुई। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई कब? 2014 में, जब ब्राजील के फोर्टालेजा में 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 6वां ब्राजील में,
फोर्टालेजा में, और उसी के माध्यम से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट आया। और अभी हाल ही में जिसको मंजूरी मिली है वह जवाब क्या है? अल्जीरिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है? 5 है या 5 से ज्यादा है? कम से कम इतना ही बता दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप अपडेट रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले सवाल में आइए। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल मैक्रो, मिशेल बार्नियर, केविन एंडरसन, या इनमें से कोई भी नहीं? कौन है फ्रांस का नया प्रधानमंत्री? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अभी हाल ही में घोषित किया है मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर की उम्र है 73 वर्ष और फ्रांस में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में से एक बन गए हैं ये। तो नाम याद रहेगा, मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो। ये नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। डेंगू को महामारी किस राज्य ने घोषित किया है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो यहां पे देखिए, बात तो कर्नाटक, राजस्थान और इसके अलावा जो जवाब है इनमें से वो तो है कर्नाटक। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये है कि हमें ये भी पता हो कि आखिर इसमें से जो हम कर्नाटक को महामारी घोषित करने का हम देखते हैं कि एक अवसर मिला हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है? दरअसल महामारी जो है अलग अलग स्तर पर घोषित की जा सकती है। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार करती है, देश के स्तर पर भारत सरकार करती है जब कोई महामारी एक से ज्यादा राज्यों में फैलती है, या कोई महामारी भारत से बाहर निकल के अन्य देशों में जाने की स्थिति में, या किसी भी देश से किसी अन्य देश में जाने की और उसके विस्तार की संभावना जब दिखाई देती है तो वह पहुंच जाती है वैश्विक महामारी के रूप में, तो उसकी घोषणा अलग से होती है। तो अलग अलग स्तर पर इसकी घोषणाएं होती हैं। तो याद रहे किसकी बात हो रही है? डेंगू की। और डेंगू को महामारी किसने घोषित किया है? तो है कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ आइए। नवाब सिंह समिति का संबंध किससे है? किसान, सैनिक, चिकित्सक या फिर खिलाड़ी? तो नवाब सिंह समिति का संबंध है किससे? किसान से। देखिए हाल में कुछ समय पहले क्या हुआ, एमएसपी को लेके पंजाब के किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। और वो पंजाब से दिल्ली की तरफ आने के लिए जब हुए तो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में एक बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम है शंभू बॉर्डर। इस शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ कि हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी संरचना बना दी जिससे कि किसान आगे न बढ़ पाए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली ना जा पाए। तो वहीं पे किसान रुक गए और वो बॉर्डर भी उसी वजह से बाधित हुआ, लगातार बाधित है अभी भी। तो इसी पर न्यायालय ने क्या किया है कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जो किसान हैं पंजाब हरियाणा के बीच में, उनकी स्थिति को समझने के लिए एक समिति के गठन की बात न्यायालय ने की है। और न्यायपालिका ने कहा है कि नवाब सिंह समिति ये देखेगी किसानों के बारे में क्या उनका मामला है, समझेगी, और इस बॉर्डर को खाली करने के लिए क्या किया जा सकता है वह भी देखेगी। तो मामला एमएसपी को लेकर के था, एमएसपी को लेकर के गारंटी को लेकर था। बॉर्डर का नाम शंभू बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब के बीच की बात है, ठीक है। समिति का नाम है नवाब सिंह। नवाब सिंह समिति का संबंध किसानों से, सब कुछ याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। नौसैनिक अभ्यास वरुण का संबंध किन देशों से है? भारत जर्मनी, भारत फ्रांस, भारत मलेशिया या भारत ऑस्ट्रेलिया? नौसैनिक अभ्यास की हो रही है, वरुण की बात हो रही है। जल के देवता को भी वरुण कहा जाता है। और यहां पर देखिए तो वरुण का संबंध नौसेना से है, वरुण अभ्यास का। तो ये लिंक तो समझ में आता है, लेकिन ये वरुण अभ्यास जो है किन देश के बीच में है? तो एक तो भारत है ही, दूसरा कौन सा है बताइए? जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया? बताइए किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। तो फ्रांस के साथ में है किसका? भारत का यह 22वां संस्करण। और किस प्रकार का संस्करण है? द्विपक्षीय है, दो देशों के बीच में, बहुपक्षीय नहीं है। 1993 से शुरू हुआ था, 2001 में इसको वरुण नाम दिया गया, ठीक है। तो फ्रांस के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और देखिए यहां पे आप देखें तो फ्रांस की सीमा ये जो लग रही है, तट जो है ये मेडिटेरियन सी से है, भूमध्य सागर से। इसी भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत और फ्रांस की नौसेना ने अभ्यास किया जिसका नाम पड़ा वरुण। और वरुण जो है वो जल के देवता हैं, और जो भारतीय नौसेना है उसका आदर्श वाक्य भी है शम नो वरुणः। तो शम नो वरुणः में जो वरुण है वो जल के देवता है। और यहां पर है कि जल के देवता हमारे लिए शुभ हो, ठीक है, क्योंकि जो आप महासागर सागर में देखिए दूर दूर तक सिर्फ जल होता है और कुछ व्यक्ति होते हैं जहाज में। तो यहां पर शुभ की कामना के साथ भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा में लगी हुई है। चलिए अब आगे कोई सवाल नहीं है क्योंकि सवालों की संख्या यहीं तक थी। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।